नमस्कार मित्रों, मैं नरसिंह चौधरी आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म हिंदी साहित्य धारा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप टैगलाइन देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सभी तैयार हो जाएं। और ये सभी भर्ती के लिए काम आने वाले, जैसे चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकेंड हो, जिसमें भी इतिहास आता है, यूजीसी नेट वगैरह जो भी हैं, जहाँ जहाँ इतिहास पूछ रहे हैं हिंदी साहित्य की, जहाँ अपन अपेक्षाएं रखते हैं, वहाँ ये क्लास उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना देर किए माँ सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और हमारे जो गुरु हैं एएस चौधरी, उनके चरणों में भी वंदन करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम आपके सामने हैं। और इस नाचीज़ को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब एएस चौधरी की देन है और उन्हीं के कर कलमों पर हम भी चलने को तैयार हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जो हम हिंदी शब्द हैं, भी ये शब्द आया कहाँ से। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु शब्द से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी हल्का सवाल भी पूछ लेते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये ध्यान रखना है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई भाई? सिंधु शब्द से। ठीक है, तो सिंधु शब्द से। अब एक इसके अंदर आप ये ध्यान रखोगे कि इसके अंदर एक क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु से क्या बना, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी, ऐसे। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्रम क्या है? सबसे पहले क्या है? सिंधु। सिंधु से क्या आ जाएगा? हिंदू। हिंदू से क्या आ जाएगा? हिंद। और हिंद से क्या आ गया लास्ट में? हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और देख सकते हो कि जो हिंदी जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है। ठीक है, तो हिंदी जो शब्द है, ये ध्यान रखना, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का भाई? चाहे तो इसको ईरानी कहो या इसको पारसी कह लो या आप इसको फारसी कह दो, तीनों ही क्या हैं? एक ही हैं। तीनों ही एक ही हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तीनों ही एक ही हैं। ठीक है, अब ये जो पारसी लोग थे या फारसी या ईरानी हैं, ये सब क्या करते थे? जो स का उच्चारण थे, जैसे स है, इसको क्या कहते थे? ह के रूप में। स का उच्चारण क्या करते थे? ह के रूप में ये उच्चारण करते थे। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं, एक नोट लगाकर आप लिखिए कि जो उर्दू शब्द हैं, भाई ये भी पूछ लेते हैं कि उर्दू शब्द कौन सी भाषा का है। तो सामान्यतः जो उर्दू है वो तुर्की भाषा का है, लेकिन एक अपने प्रख्यात भाषाविद भोलानाथ तिवारी हुए, उनके अनुसार उर्दू चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जनरल रूप में या सामान्य रूप में देखें तो अपना जो उर्दू है वो कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का। तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, और यदि भोलानाथ तिवारी की बात करें, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार यदि अपन बात करें तो अपना जो ये उर्दू है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो उर्दू शब्द हैं वो कौन सी भाषा का है भाई? चीनी भाषा का। चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब उर्दू की बात कर दी, हिंदी की बात कर ली, तो अपन इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी जो है, ठीक है, अंग्रेजी कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है,
तो अंग्रेजी है आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक, ध्यान दे देना। अब यदि अपन बात करें कि हमारे जो हिंदी शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया, तो हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले जफरनामा में किया गया। ठीक है, तो ये आप लिखना कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, तो ये हो गया आपके जफरनामा। अब इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है, तो ये आपके हैं शरफुद्दीन यजदी। ठीक है, तो शरफुद्दीन यजदी कृत जफरनामा के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब ये जो जफरनामा है, क्या ये जफरनामा एक ही है, जी नहीं, जफरनामा एक नहीं होकर कितनी है, तीन है। एक तो शरफुद्दीन यजदी कृत हो गई, दो और हैं, दो और कौन कौन सी है ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो दो में एक तो है आपके गुरु गोविंद सिंह ने भी जफरनामा लिखा है, गुरु गोविंद सिंह कृत। ठीक है, और एक कौन सी है, एक आपके जो नियामत खां जान कवि है ना, नियामत खां जान कवि, इसको जान कवि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वाधिक प्रेमाख्यान ग्रंथों की रचना करने वाले ये नियामत खां जान कवि हैं। इन्होंने मैक्सिमम प्रेमाख्यान, जो प्रेम का आख्यान करते हैं, मैक्सिमम प्रेमाख्यान ग्रंथों के रचनाकार हैं, ग्रंथों के रचनाकार हैं ये नियामत खां जान कवि। 78 में से इन्होंने 78 टोटल रचना 78 की है। ठीक है, कुल 78 रचना में से, कुल 78 में से 28 प्रेमाख्यान लिखे हैं, कितने, 28। ये भी ध्यान रखना, हल्का फुल्का साथ में ध्यान रखा करो, ताकि क्या कोई भी सवाल बाहर नहीं जाए, पूछा गया सवाल है। अब ये पूछ ले कि गुरु गोविंद सिंह जफरनामा में किसका उल्लेख किया है, तो ये औरंगजेब हुआ था एक। ठीक है, सब बाकी वो औरंगजेब की काली करतूतों का वर्णन, काली करतूतों का वर्णन किया है इस जफरनामे में, जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। लेकिन यदि बात करें हिंदी शब्द का सर्वप्रथम कहीं पर भी कोई पुस्तक जिसके अंदर उल्लेख किया है, तो वो शरफुद्दीन यजदी कर जफरनामे में किया है। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारी होगी, कहाँ कहाँ पर हुआ, जो भी हुआ। अब अपन बात करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, साहित्य इतिहास का स्वरूप। ठीक है, एक अपन टॉपिक बनाते हैं नया, साहित्य, जो साहित्य का इतिहास है, साहित्य इतिहास का स्वरूप, साहित्य इतिहास का स्वरूप क्या है। ठीक है, जो भी साहित्य इतिहास है उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस लिए उसको पढ़ा जा रहा है, क्या चीज़ है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो साहित्य का इतिहास है, केवल रचना और रचनाकारों के तथ्यों का अन्वेषण नहीं है ये चीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि साहित्य के इतिहास में रचना और रचनाकारों के तथ्यों का अन्वेषण कर दिया, खोज कर ली, ये नहीं है, इससे भी थोड़ा अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात, इसके अंदर क्या कथन सत्य है, असत्य, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, ऐसे करके छटवा देते हैं। तो अपने को इसके लिए ये जो पॉइंट है इसको पढ़ के जाना है, और इसी में से सवाल आएंगे, आप निश्चित रहें। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास केवल रचनाकारों का, रचना और रचनाकारों का या रचनाकारों के तथ्यों का अन्वेषण नहीं है, अन्वेषण
नहीं है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट के अंदर प्रोफेसर जो मैनेजर पांडे हैं, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, ये क्या कहते हैं? प्रोफेसर मैनेजर प्रोफेसर मैनेजर पांडे, तो पांडे जी क्या कहते हैं? पांडे जी के अनुसार क्या है कि साहित्य का इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है और न ही अतीत की आराधना का मार्ग। न तो वर्तमान से पलायन कर रहे हैं और न ही अतीत की आराधना का मार्ग है। साहित्य का मतलब ये है। अब ये सबसे पहले प्रोफेसर जो मैनेजर पांडे हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। ये मार्क्सवादी आलोचक थे, ठीक है। तो ये कौन थे? एक तो यह ध्यान रखो, मार्क्सवादी। और यदि सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक की बात करें तो कौन है? रामविलास शर्मा, ठीक है। पहले मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? तो शिवदान सिंह चौहान। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। तो प्रोफेसर मैनेजर पांडे क्या कहते हैं, इनका कोटेशन लिख दीजिए आप कि इतिहास न तो, अपने को ये लिखना है कि साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास क्या नहीं है भाई? न तो, न तो क्या है? न तो वर्तमान से पलायन का साधन है, न तो वर्तमान से अपन भाग रहे हैं और न ही अतीत के आराधना का मार्ग है। न तो वर्तमान से पलायन का साधन है और न ही, और न ही अतीत की आराधना का मार्ग है। कहने का मतलब ये है, सबका मिला जुला काम है, ठीक है। सिर्फ एक ही एक चीज नहीं करें, वर्तमान से भी रूबरू हो रहे हैं, अतीत की भी अपन जो भी रचना उनका विश्लेषण कर रहे हैं, तदयुगन जो भी चीज़ें उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें मैनेजर पांडे की, तो इनकी एक पुस्तक है, इनको आप नोट लगा कर लिखो, ठीक है। पुस्तक कौन कौन सी है? डॉक्टर या मैनेजर पांडे, प्रोफेसर जो मैनेजर पांडे हैं, मैनेजर पांडे की पुस्तक क्या है? साहित्य और इतिहास दृष्टि। क्या है? साहित्य और इतिहास दृष्टि, ये एक इनकी बुक है, ठीक है। अब आपको एक नलिन विलोचन जो शर्मा है, उनकी बुक का भी साथ साथ में ध्यान रखो। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। कई बार क्या होता है, इन पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अपने को क्या ये छोटे छोटा ज्ञान साथ में लेकर चलना है, ताकि ज़्यादा लोड भी नहीं पड़े और याद भी हो जाए। तो नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। तो इसको मैंने कैसे याद रखा भाई? भाई मैनेजर है, उसकी क्या पड़ती है? दृष्टि, ठीक है। और नलिन विलोचन, लोचन मतलब आंखें, आंखों से क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। अब अपन चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है कि अपन कहते हैं ना, वास्तव में जो साहित्य जो इतिहास है, इसके अंदर हम वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत की रचनाओं को मूल्यांकन तो करते हैं, और वो करते क्यों है? एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए। तो ये पॉइंट लिखिए कि वास्तव में साहित्य इतिहास में, साहित्य इतिहास में क्या करते हैं? साहित्य इतिहास में
हम वर्तमान चेतना के संदर्भ में साहित्य इतिहास में क्या करें, जो अभी जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, तो वर्तमान चेतना के संदर्भ में, वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत की जो भी रचनाएं होती हैं उनका क्या करते हैं, अतीत की रचनाओं का क्या करते हैं भाई, मूल्यांकन करते हैं कि वो अभी जो वर्तमान में कितनी लाभदायक हैं, मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने की वजह क्या है, एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, ताकि हमारा जो भविष्य बेहतर हो सके। तो एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो साहित्य का इतिहास का जो रियल गोल या वास्तविक लक्ष्य है वो क्या है, साहित्य की जो गतिशीलता की निरंतरता में आस्था, साहित्य की जो गतिशीलता है वो कैसे बनी रहे, ठीक है। तो मेन लक्ष्य यही है और इसको इम्पोर्टेंट लगा देना भाई, ठीक है, अच्छा है, पूछ सकते हैं। तो साहित्य के, ये ध्यान रखना, साहित्य के इतिहास का वास्तविक लक्ष्य, जो रियल लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य क्या है भाई, साहित्य की गतिशीलता, साहित्य की गतिशीलता की निरंतरता में आस्था, साहित्य की गतिशीलता की निरंतरता में आस्था, निरंतरता में आस्था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और देखिए अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि जो साहित्य है इसके अंदर हम इतिहास में जो भी साहित्यिक परंपराओं के उत्थान और पतन की रूपरेखा को समझ पाते हैं। भाई जो साहित्यिक इतिहास हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है, साहित्य जो परंपरा में किस प्रकार से उत्थान, साहित्य परंपराओं किस प्रकार से उत्थान हुए, किस प्रकार से पतन हुआ, उनकी जो रूपरेखा है उनको अपन समझ सकते हैं इन साहित्यिक इतिहास की वजह से। तो साहित्य के इतिहास में क्या कर सकते हैं भाई, इतिहास में हम साहित्य परंपराओं की, जो साहित्य परंपराएं हैं, हम साहित्य परंपराओं की उत्थान को समझ सकते हैं, उत्थान और पतन, उसकी रूपरेखा, उत्थान व पतन की रूपरेखा को समझ सकते हैं, ठीक है, रूपरेखा को समझ सकते हैं या समझ पाते हैं, जो भी, ठीक है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। अब देखिए, और हम साहित्य इतिहास को पढ़कर क्या जान पाते हैं कि अमुक समाज ने साहित्य को और साहित्य ने समाज को किस दिशा में, किस दशा में प्रभावित किया है। मतलब ये जो साहित्य हैं समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है उसके बारे में हम जान पाते हैं। इस प्रकार साहित्य के इतिहास में हम समाज और साहित्य के जो भी पारस्परिक संबंध हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ये भी पॉइंट लिखिए। हम क्या जान पाते भाई, तो हम ये जान पाते हैं कि अमुक समाज ने, अमुक समाज ने साहित्य को और साहित्य ने समाज को, अमुक समाज ने साहित्य को और साहित्य ने किसको भाई, समाज को,
किस दिशा और दशा में प्रभावित किया है? किस दिशा और दशा में प्रभावित किया है? इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं? इस प्रकार हम क्या करें भाई? साहित्य के इतिहास में हम समाज और साहित्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं? साहित्य के इतिहास में क्या कर रहे हैं? हम समाज और क्या कर रहे हैं? समाज और साहित्य के पारस्परिक जो भी संबंध है, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर पाते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है। साहित्य के इतिहास में जो रचनाकार की रचनागत प्रवृत्तियों को तद्युगीन समाज से जोड़कर विश्लेषित करने पर भी बल दिया जाता है। हम साहित्य के इतिहास में किसके ऊपर बल दे रहे हैं? तद्युगीन जो भी समाज है उससे रचनाकार की रचनागत प्रवृत्तियों को जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिखिए। क्या पॉइंट लिखना है? साहित्य के इतिहास में रचनाकार की किसकी? रचनाकार की रचनागत प्रवृत्तियां होती है। तो रचनागत प्रवृत्तियों को किससे जोड़कर देखा जाता भाई? तद्युगीन उस समय के समाज से, तद्युगीन समाज से, तद्युगीन समाज से जोड़कर विश्लेषित करने पर बल दिया जाता है। विश्लेषित करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास जल्दी आपके सामने आएगी। तब तक आप इस क्लास के बारे में जो भी आपके व्यू हैं, कैसे क्या सुधार करना है, कितना क्या अच्छा रहा, तो आप ज़रूर हमें बताएं। हम निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद।